So let's start the लेक्चर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है किर्चॉफ्स लॉ। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल पूछेंगे ओके वो किर्चॉफ लॉ के बेस पे ही पूछने वाले हैं। तो आपको याद वो रखना होगा कि ये जो दो लॉ है उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स में कैसे वैल्यूज निकालनी है। ओके, टोटल दो लॉ किर्चॉफ ने दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को जनरली हम किर्चॉफ करंट लॉ, किर्चॉफ नोड्स लॉ, किर्चॉफ जंक्शन लॉ, किर्चॉफ ऐसे अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे सकते हैं, राइट। लेकिन सेकंड लॉ जो है जिसको हम किर्चॉफ सेकंड लॉ को किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ लूप लॉ ऐसे भी बोलते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग नाम से काफी बार पूछ सकते हैं आपको। मैंने तीनों के तीन जो नेम जनरली पूछे जाते हैं वो सारे नेम मैंने यहाँ लिख दिए, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि कौन सा लॉ के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कोई भी लॉ के नाम से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम किर्चॉफ करंट लॉ और किर्चॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किर्चॉफ जंक्शन लॉ का नाम, करंट लॉ और जंक्शन लॉ का नाम क्यों ऐसे रखा? पहले तो जंक्शन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। जंक्शन का मीनिंग कि जहां बहुत ज्यादा वायर, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल फॉर ऐसे कुछ सर्किट रेंडमली बना रहा हूं, तो अब आप देखो कि जनरली क्या होता है कि एग्जाम्पल फॉर यहाँ एक दूसरा वायर ले लेते हैं हम। ओके, अब देखो कि यहाँ ये जो पॉइंट है ए, तो यहाँ तीन वायर यहाँ क्या हो रहा है, मीट हो रहे हैं। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां मोर देन टू यानी कि 3 और मोर देन 3 वायर ज्वाइंट हो रहे हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन में क्लियर? द point at where the more than 3 or more than 3 wire are attached, more than 3 wire are joined is called the junction। उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। जंक्शन में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके, अब फर्स्ट लॉ समझाने से पहले मैं क्वेश्चंस आपको एक देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स के थोड़े लॉजिकल लगा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, आपको आंसर देना होगा क्योंकि किर्चॉफ फर्स्ट लॉ बहुत इजी है और ऑलरेडी आप जानते हो, खाली उसका वर्ड या उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको जस्ट याद रखना होगा। प्लीज रेगुलर स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज टाइम टू टाइम आ जाओ। ये ऊपर 6 मिनट हो गई है और अभी भी एकल लोकल आ रहे हैं। थोड़ा रेगुलर रहो जिससे एक दो टॉपिक आपके छूटे नहीं। सो देखो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ ऐसे दो वायर अटैच हो रहे हैं। समझ लो यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है और यहाँ समझ लो कि 1 एम्पियर है। तो यहाँ कितना होगा करंट? कौन बोल सकता है? बोलो। 1 एम्पियर। सिंपल चीज, सॉरी नहीं, 3 एम्पियर। वेरी सॉरी, गुड, 3 एम्पियर। 3 3 एम्पियर। हाँ, एम्पियर। सिंपल चीज है, यहाँ 2 एम्पियर टोटल यहाँ कितने हुए? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर ऊपर चला जाएगा तो बचा कितना यहाँ? 3 एम्पियर। तो यही तो है किर्चॉफ का करंट लॉ। ओके, क्या है लॉ को हम अब वर्ड फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, तो उसका जो वर्ड फॉर्म है, उसका स्टेटमेंट है कुछ इस हिसाब से लिखते हैं कि एट एनी जंक्शन, जंक्शन में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। सो एट एनी जंक्शन द sum of current entering is equals to the sum of current leaving at junction। यानी कि बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि समझ लो मेरे पास कोई एक जंक्शन है
दो से ज्यादा वायर यहाँ ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ समझ लो ये करंट है 2 एम्पियर, यहाँ बाहर जा रहा है 4 एम्पियर, यहाँ अंदर आ रहा है 1 एम्पियर, यहाँ अंदर आ रहा है 3 एम्पियर, तो यहाँ बाहर जा रहा है। तो अब जैसे हम लिखेंगे कि जितना करंट एंटर हो रहा है, कौन सा करंट एंटर हो रहा है देख तो 2 1 एंड 3, 2 1 एंड 3। क्वेश्चन में रीड करो कि एट एनी जंक्शन, ये जंक्शन है, ये पॉइंट जिससे ओ पॉइंट जंक्शन है। क्वेश्चन में है कि सॉरी स्टेटमेंट में है कि सम ऑफ द करंट एंटरिंग, सम ऑफ द करंट एंटरिंग, ये करंट बाहर निकल रहा है वो लिखे। तो हम सम ऑफ द करंट एंटरिंग लिखा 2 1 एंड 3। तो सम, ये करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो उसका सम इज इक्वल टू, समझ लो यहाँ हम ले लेते हैं 2 3 5 और 6, तो यहाँ 2 एम्पियर आएगा। तो सम ऑफ द करंट इज लीविंग द जंक्शन, ये 2 एंड 4 एम्पियर क्या हो रहा है, देखो बाहर निकल रहे हैं ये दोनों। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक समझ में आ रहा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ कि जो करंट एंटर हुआ, जो करंट कोई जंक्शन के अंदर एंटर हुआ, उतना ही करंट बाहर निकल सकता है, यानी कि उतना ही करंट बाहर निकलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है उसको कि 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। सो 2 + 1 + 3 + -2 + -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या बोलते, बोलो क्या बोलते हैं उसको, एडिशन। लेकिन कौन सा एडिशन बोलते, कौन सा सम बोलते हैं, वर्ड कौन सा है जिसमें प्लस और माइनस एडिशन हो रहा है, उसको क्या, कौन सा सम बोलते हैं, Algebraic sum. एल्जेब्रिक सम। वेरी गुड। Algebraic sum. तो एल्जेब्रिक सम क्या हुआ, कोई भी करंट का, ये करंट है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट कितना मिला, 0। तो यहां आप ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एल्जेब्रिक सम, ये जो फर्स्ट लॉ है उसका दूसरा नाम है, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, algebraic sum of all current meeting at the point, meeting at the junction भी लिख सकते हैं, meeting at the junction is 0। उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, बोलो इसमें कोई डाउट फर्स्ट लॉ में किसी को, No, sir. पक्का ना, नो सर, यस सर। ओके। तो algebraic sum of the total current कर दो ना at the any junction is 0। आवाज म्यूट रखो प्लीज, Sure. कोई स्टूडेंट किसी की आवाज आ रही है, हाँ સર થોડુંક ફરીથી કરજો ને એક્સપ્લેન। ओके वांधो नहीं, चलो आवाज म्यूट कर दो। क्या શું થતું હતું બેટા તારે, નેટવર્ક નું પ્રોબ્લેમ છે, પ્રોબ્લેમ, हाँ ओके सर। ओके कोई बात नहीं, चलो सिखा देता हूँ। ध्यान रखो कि कोई भी जंक्शन, फर्स्ट लो है क्या, क्योंकि कोई भी जंक्शन में जितना करंट एंटर हो रहा है, जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने आपको तो पहले समझाया भी नहीं था, फिर भी आपको पता चल गया कि जो करंट 4 एम्पियर एंटर हुआ उतना ही करंट क्या हुआ, बाहर होना चाहिए, इसलिए यहाँ मैंने 1 लिखा, तो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली पता चल गया कि यहाँ 3 एम्पियर ही आएगा, यहाँ क्या आएगा, 3 एम्पियर ही करंट आएगा। मीन्स व्हाट, ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो करंट एंटर हो रहा है, सम ऑफ द करंट एंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल करंट लिविंग। जो करंट एंटर हो रहा है कोई जंक्शन में, वो जो टोटल करंट लिविंग हो रहा है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो गए। उसका दूसरा स्टेटमेंट भी मैंने लिखा है, यहाँ जो लीव कर रहे हैं उसको यहाँ लेके माइनस के फॉर्म में लेके उसका एल्जेब्रिक सम करे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन, यानी कि कोई भी पॉइंट पे जो करंट मीट हो रहा है उसका सम, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। ओके, जो करंट मीट हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूं चेक करने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। 2 एम्पियर 5 एम्पियर करंट आई 6 एम्पियर, ये बाहर निकाल, ये अंदर जा रहा है, और 1 एम्पियर। बोलो आई की वैल्यू कितनी होगी,
2 एम्पियर अंदर जा रहा है, 1 एम्पियर अंदर जा रहा है और 6 एम्पियर अंदर जा रहा है। और बाहर कौन से आ रहा है? तो 5 एम्पियर बाहर आ रहा है और आई बाहर आ रहा है। 4 एम्पियर। वेरी 4 गुड। कैसे पता 4 चला? एम्पियर। कि जो टोटल करंट एंटर हो रहा है उसका सम और करंट बाहर निकल रहा है उसका सम इक्वल होगा। तो 2 + 1 + 6 करंट एंटर हो रहा है इज इक्वल टू 5 + I बाहर जा रहे हैं। 6 + 2 8 और 9 9 - 5 तो टोटल करंट 4 एम्पियर। एनी डाउट्स? एनी डाउट किसी नो को? सर। नो सर। पक्का ना? यस सर। ओके तो बहुत इजी है और उसके सम बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सॉरी सेकंड लॉ ले लेते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं उसको, लूप लॉ भी बोलते हैं, काफी सारे नाम है उसके। एक मिनट। ओके किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ लूप लॉ। अब देखो वो तो समझ में आ गया कि फर्स्ट लॉ हम फाइंड करते कोई लूप कोई जंक्शन में करंट एंटर कितना हो रहा है बाहर हो रहा है उसके हिसाब से कोई एक मिसिंग करंट है वो फाइंड कर सकते हैं। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ का यूज है बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे हार्ड इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। ओके थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1-2 सम में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा बोल सकते हैं कि 99% चांसेस होते हैं कि किरचॉफ के न्यूमेरिकल ही पूछते इस चैप्टर्स में से। ओके अब देखो एक सर्किट में बना रहा हूं, टू एंड 1 ohms और बैटरी है 10 वोल्ट की। तो करंट कितना पास होगा? बोलो जल्दी, करंट कितना पास होगा? V/R फॉर्मूला लगाओ सीरीज में। 2 2 2 2 1 तो 5 और वोल्टेज है 10। सर 2 एम्पियर। ओके तो ये तो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि कर सकते थे कि हमारे पास रेजिस्टेंस था। अब समझ लो मैं यहाँ रेजिस्टेंस की जगह कोई बैटरी लगा दूं तो क्या हालत होगी आपकी? ओके तो क्या होगा? तो पहले वो चेक करेंगे कि बैटरी के टर्मिनल है वो कौन से है, अपोजिट टर्मिनल है। देखो ये पॉजिटिव है इस साइड तो यहाँ से जा रहे हैं तो ये नेगेटिव यानी कि माइनस होगा तो ओवरऑल बैटरी वोल्टेज कितना हुआ? 5 वोल्ट। तो उसी हिसाब से हम करंट फाइंड करते हैं। तो ये सारे इजी क्वेश्चंस थे, इजी सम थे, इसमें आप इस मेथड से कर सकते हो। लेकिन मैं क्वेश्चंस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट की। अब यदि उस टाइप की सर्किट आपको पूछ ले तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज लो था, बाद में इन्फिनिटिव सर्किट थी, सब कुछ सिखाओ, सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, जैसे एग्जांपल 4 समझने का ट्राई करना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थियरम है ये। अब मुझे कोई पूछे जैसे ये सारी वैल्यू दी होती है रेजिस्टेंस की, समझ लो 2 5 रैंडमली हम ले लेते हैं वैल्यू के, क्यों ऐसा हो रहा है? एक मिनट हो, ये क्या हो गया? इरेजर ऑटोमेटिक इरेज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ समझ लो कि 5 एम्पियर ऐसे कुछ वैल्यू दी है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ohms है, ये 5 वोल्ट है, 2 ohms है, 5 ohms है, 10 वोल्ट है, 10 ohm है, 5 ohm है, 2 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। अब ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दी है और आपको कोई पूछ ले कि भाई ये 5 ohm रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास हो रहा है, क्या करोगे? चलो कर पाओगे कभी? यस और नो, No, गिव मी sir. आंसर।
तो उसमें हम क्या करेंगे, ये किरचॉफ का लॉ यूज करने वाला है। इस टाइप की सर्किट जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सारे लूप हो, बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कुछ समझ में ही ना आए, कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो, तब हम यूज करते किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का लूप लॉ। ये तीनों नाम सेम ही है, अलग अलग नाम से उसको जाने जाते हैं। तो पहले तो लॉ क्या है वो हम समझ लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे यूज करना है। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ओके, पहले अभी शायद आपको समझ में पूरा ना आए स्टेटमेंट, लेकिन अभी ऐसे समझ लो कि ये पूरा लूप है। ओके, ये एक पूरा का पूरा लूप है। मैं यहाँ ए पॉइंट से जाके वोल्टेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते 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 यहाँ से वापस रिटर्न ए पे पहुंच रहा हूं। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन चेंज इन वोल्टेज कितना होगा? ए से निकल के रिटर्न में वापस ए पे पहुंच रहा हूं, तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना Zero. होगा? सिंपल सी चीज है। Zero. तो वही तो है किरचॉफ का सेकंड लॉ। क्या है कि टोटल वोल्टेज इन द लूप विल बी जीरो। चेंज इन द वोल्टेज इन द लूप विल बी जीरो। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज इन द लूप विल बी कांस्टेंट। ओके, तो उसको एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो वो लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना कि एल्जेब्रिक सम ऑफ अ चेंज, याद रखो वर्ड आना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल, algebraic sum of the change in potential around any closed circuit, otherwise closed loop, is zero। यानी कि ऐसे कोई भी क्लोज लूप है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा क्लोज लूप के अंदर चक्कर निकाल के वापस वो पॉइंट पे आते हैं, तब हम इतना हमें पता चलना चाहिए कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड द क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। यानी कि कोई भी ऐसे क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल का चेंजेस ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर? यस सर। अब देखो, Yes, sir. फर्स्ट रूल्स में एक टॉपिक में समझाना चाहता था कि रह गया माइंड में से, कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल्स था उसके अंदर आपको पता चला कि टोटल चेंज इन करंट जीरो होता है। यानी कि जितना करंट एंटर हुआ उतना करंट लीव होता है। मींस व्हाट? करंट विल नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय, वो रिमेन्स द सेम, करंट रिमेन्स द सेम। अब आपको पता है कि करंट किससे बनता है? तो चार्ज से बनता है। करंट किससे बनता है? चार्ज से। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है कोई भी पॉइंट के ऊपर, वो कितना होता है? कांस्टेंट रहता है। अब चार्ज कांस्टेंट रहता है, उसका लॉ कौन सा था? 11 स्टैंडर्ड में आता था, याद करो। लॉ ऑफ Conservation चार्ज, law. वेरी गुड। Charge law. लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो काफी बार एमसीक्यू में या एक मार्क के क्वेश्चन में पूछते कि जो किरचॉफ का लॉ है वो कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, कौन से कंजर्वेशन ऑफ लॉ से बेस्ड है। तो कौन सा कंजर्वेशन आएगा यहाँ? चार्ज कंजर्वेशन। माइंड में डाल देना। क्लियर है सभी को? फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ Yes, sir. इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। अब यहाँ हम बात करेंगे सेकंड लॉ पे। तो आप सेकंड लॉ पे आप देखते हैं तो टोटल वोल्टेज सेम होता है, टोटल वोल्टेज कांस्टेंट रहता है कि नहीं? यस सर। अब टोटल वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज V का फॉर्मूला था, याद करो, Q by W जैसा कुछ था ना, W by Q, सॉरी, W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। याद करो पोटेंशियल की डेफिनेशन। सो वर्क इज इक्वल टू Yes, Q sir. इंटू डेल्टा V। यदि V तो कांस्टेंट है तो डेल्टा V हो जाएगा जीरो। डेल्टा V क्या हो जाएगा? V जीरो। तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। तो वर्क जीरो। अब वर्क किस में कन्वर्ट होता है? याद करो, वर्क और एनर्जी का एमएलटी सेम होता है कि नहीं? Energy. कोई भी काम करते हैं किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी। मींस व्हाट? एनर्जी क्या हुई यहाँ? कांस्टेंट रही कि नहीं? यस सर। तो ये जो सेकंड लॉ है वो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? कौन से Conservation of Very energy. good. तो सेकंड लॉ, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। माइंड में डाल देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हमारे माइंड में कम रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, ये थोड़े ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं।
तो फर्स्ट लॉ है करंट, सॉरी किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ बोलते हैं, जिसके अंदर करंट जितना इंटर होता है उतना बाहर होता है, उसको नाम बोलेंगे लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो सिमिलरली किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है जिसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं, वोल्टेज से आपको पता चलना चाहिए वोल्टेज का रिलेशन है वर्क से और वर्क का रिलेशन है एनर्जी से, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? लॉ समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब हम बात करेंगे, एक्चुअली लॉ तो बहुत इजी है सेकंड लॉ, लेकिन उसको अप्लाई करना है ना वो बहुत टफ है। उसमें काफी बार आपका स्टेट ऑफ माइंड यानी कि जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना वो यूज होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा आप यहाँ रहना, फिजिकली नहीं मेंटली भी यहाँ रहना की जरूरत है आपको इस लेक्चर्स के अंदर। सो उसके जो स्टेप है ना वो हम बात करते हैं। जैसे समझ लो मेरे पास कोई एक सर्किट है, अभी मैं एकदम इजी सर्किट बना रहा हूँ जैसे समझाने के लिए, बाद में हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाएंगे। ओके, अब ये सर्किट है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी हो सकते हैं ऐसे। तो पहले तो हमें एस टाइप की जो सर्किट होती है उसमें कोई एक लूप लेना है। अब बोलोगे लूप यानी कि क्या? लूप यानी कि ऐसा क्लोज्ड पाथ जहां से एंटर हो रहा है वहां से, जहां से निकल रहा है वहां एंटर होना चाहिए। ये क्या है? पूरा का पूरा लूप है। ये क्या है? पूरा लूप है। जैसे समझ लो मैं यहाँ अभी एक दो सर्किट बना रहा हूं, तो कोई बोल सकता है इसमें कितने टोटल लूप है? ये जो सर्किट बनाई मैंने इसमें टोटल कितने लूप है? लूप यानी कि क्लोज्ड पाथ। 3. रॉन्ग, 4 रॉन्ग, 4 सर। नहीं 2. नहीं, ज्यादा है। 5। वेरी गुड। चलो कैसे? एक तो ये लूप, एक ये लूप, एक पूरा का पूरा बड़ा लूप, ध्यान रखो, 3 4 और ये है पूरा 5। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये Yes, sir. Yes, इसलिए sir. इतना डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी आपको लूप समझने में। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगी जिसमें 7 से 8 लूप बनते होंगे, तो आपको कोई 3 से 4 लूप के अंदर ये लो लगाना होगा, सारे लूप के अंदर जरूरत नहीं। अब आपको वो तो पता चलना चाहिए कि लूप किसको बोलते हैं। ओके, तो आप अपने हिसाब से जो सर्किट के अंदर आए इसी हिसाब से अलग अलग लूप को ले सकते हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा सिलेक्ट द लूप, सिलेक्ट द क्लोज्ड लूप। स्टेप हमारा पहले क्या होना चाहिए? जैसे समझ लो कि मुझे यहाँ से करंट फाइंड करना है, या करंट कितना पास हो रहा है या फाइंड करना है, तो मुझे कौन सा लूप लेना पड़ेगा? कौन बोल सकता है? मुझे यहाँ से करंट फाइंड करना है, ये जो लूप है उसके अंदर यहाँ से करंट फाइंड करना है, तो कौन सा लूप लेना पड़ेगा? कौन बोल पाएगा? चलो। सर ये जो राइट साइड के कोने में है ना वो वाला। ओके, ये राइट। दूसरा भी आप ले Yes, sir. सकते हैं, दूसरा भी एक ले सकते हैं। कौन सा पता? ये पूरा का पूरा। लेफ्ट हाँ। नहीं, ये पूरा बड़ा, लेफ्ट नहीं, ये राउंड कर रहा हूं ना मैं। ये क्लियर? क्लियर है कि Yes, नहीं sir. सभी को? यस सर। तो आप Yes, अपने sir. हिसाब, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सिंगल लूप से आंसर आ जाएगा। 2 वेरिएबल हो गए तो नहीं भी आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर क्या बोल रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन ये सब कुछ थोड़ा अपने हिसाब से माइंड के अंदर डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आप जब प्रैक्टिकली सम करने बैठोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला काम होगा मेरा कि मैं कोई भी एक क्लोज लूप सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे यहाँ से करंट फाइंड करना, तो ये लूप सिलेक्ट किया और ये एक बड़ा सा लूप सिलेक्ट किया। दूसरा स्टेप होता है कि डायरेक्शन ऑफ लूप। अब अपने हिसाब से कहीं से करंट को दिखा दो। जैसे मुझे यहाँ से करंट दिखा देना, तो मैं अपने हिसाब से अलग अलग जो भी करंट होता है वो बता दूंगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहाँ से ऐसे पास होता, तो ये नहीं बता सकते अब। तो करंट की डायरेक्शन बता दो। अभी नहीं पता चले तो टेंशन मत लो, बाद में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। अब थर्ड स्टेप होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो काफी बार है ना ऐसा केवीएल यूज करते हैं। सेकंड लॉ है ना, उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में केवीएल। जनरली कौन सी बुक्स में मैंने देखा था, शायद याद नहीं आया। सो
अरिहंत की एक बुक्स आती है JEE एडवांस की, इसके अंदर वो लोग साइड में लिखते हैं अप्लाई द KVL, राइट। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL यानी कि, और जब KCL लिखे तो किरचॉफ करंट लॉ। ओके, सो सेकंड हमें काम करना है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ याद रखना है। अब हम एग्जैक्टली जो किरचॉफ का लॉ है ना वो सीखते हैं। अब आपको पता है कि सर्किट के अंदर दो कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो रेजिस्टेंस हो सकता है और या तो बैटरी हो सकती है। राइट और रॉन्ग, दूसरा कोई है कि नहीं कंपोनेंट? रेजिस्टेंस इन बैटरी के सिवा है, होगे कोई कंपोनेंट? यस और नो? गिव मी आंसर। कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस एंड बैटरी के अलावा स्विच कोई कंपोनेंट नहीं बोलते, समझ लो, जिसके अंदर एनर्जी वेस्ट होती है, इस टाइप का कंपोनेंट की बात करनी। तो हम ये दो कंपोनेंट की बात करेंगे। अब देखो, आपने एक रेजिस्टेंस लिया, जैसे सर्किट के अंदर आप घूमते घूमते रेजिस्टेंस पे पहुंचे, करंट इस हिसाब से पास हो रहा था, करंट इस हिसाब से पास हो रहा है, और आपने जो लूप की डायरेक्शन ली एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अभी ये समझ लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, तो आप मूव हो रहे ऐसे, आपकी डायरेक्शन नीचे दिखा रही है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो है भी सेम है। तो जब करंट की डायरेक्शन और आपका मूवमेंट यानी कि लूप की डायरेक्शन जब सेम होती है, अब रेजिस्टेंस समझ लो I ले और करंट हम I ले, सॉरी रेजिस्टेंस R ले और करंट I ले, तो वोल्टेज ड्रॉप देना पड़ेगा -IR। याद रखो, वोल्टेज ड्रॉप कितना लेना पड़ेगा? -IR। अब सेकेंड सिचुएशन समझ लो, करंट सामने आ रहा है और आप ऐसे जा रहे थे, याद रखना है सब कुछ, बहुत काम आने वाली है। करंट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आपका मोशन, आपका मूवमेंट ऐसे लिया, आपने जो लूप लिया उसका डायरेक्शन ऐसे लिया, और करंट एक्चुअल में सामने आ रहा है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा +IR। क्लियर है? यस सर। सेम डायरेक्शन -IR, ऑपोजिट डायरेक्शन +IR। माइंड में डाल दो, रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन -IR, ऑपोजिट डायरेक्शन +IR। क्लियर? ये रजिस्टर के लिए बात की। अभी आपको 10% ही पता चलेगा, टेंशन मत लो, सब कुछ अभी नहीं समझ में आएगा, सब कुछ जब एक न्यूमेरिकल लूंगा तब क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बैटरी ली, अब बैटरी में आप जा रहे ऐसे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया, यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उसका EMF हम E लेते या वोल्टेज हो तो V लेते, तो वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज राइज कितना होगा? तो -E, अदरवाइज -V। याद रखो, टर्मिनल वोल्टेज हो तो -V, इट डिपेंड्स। ये यहाँ तो आपको EV नहीं लिखा होगा, आपको तो 10, 12, 15 ऐसा ही कुछ लिखा होगा, तो जस्ट सिंबल दिखा रहा हूं मैं, E और V। समझ में आ रहा है? जब पॉजिटिव टर्मिनल आए, जब पॉजिटिव टर्मिनल आए आपके रास्ते में बैटरी का, तो क्या लिखना है? -E। और यदि नेगेटिव टर्मिनल आए आपके रास्ते में, आपका मोशन ऐसे है, नेगेटिव टर्मिनल दिखा, तो क्या लिखना है? +E, अदरवाइज +V। याद रखो बच्चों, ये अभी ऐसे रट्टा मार लेना है, ओके, कि यदि पॉजिटिव टर्मिनल आए तो -E और नेगेटिव टर्मिनल आए तो लिखना है +E। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसा क्यों, हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ जस्ट, बाकी याद आपको ऐसे रखना नहीं, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं कि न्यूमेरिकल इतने बड़े हो गए, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठोगे ना तो न्यूमेरिकल खत्म ही नहीं होगा 1 घंटे में। अब -IR इसीलिए, आपको पता है कि करंट ऐसे जा रहा है, रेजिस्टेंस जनरली वोल्टेज का क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज का क्या कर रहा है? काम कर रहा है, वेस्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ -IR। और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेस्ट होगा ही नहीं, इसलिए +IR। अब यहाँ देखो, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि वोल्टेज का क्या हुआ? ड्रॉप हुआ, कम वोल्टेज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि कम हो जाएगा वोल्टेज, इसलिए माइनस। और यदि यहाँ माइनस है तो टर्मिनल माइनस है, और यहाँ से प्लस यानी कि वोल्टेज क्या हुआ? हाई हुआ, राइज हुआ, इसलिए यहाँ प्लस। क्लियर सभी को? यस सर। क्लियर Yes. ना?
अब आपको समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल लूंगा तब। ओके, अब एक न्यूमेरिकल्स, अभी एक अननोन फॉर्म में न्यूमेरिकल ले लेता हूँ और बाद में न्यूमेरिकल जो वैल्यू बेस लेता हूँ। चलो, एक सर्किट है मेरे पास, वो ड्रॉ करता हूँ और इसमें किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो समझाता हूँ मैं आपको। एक बड़ी सी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट लिया है मैंने, एक बड़ी सी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट्स लिया है, ध्यान रखो। वैसे बहुत बड़ी बड़ी सर्किट आएगी, लेकिन अभी यहाँ सब कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें अलग अलग सर्किट में से अलग अलग करंट पास हो रहे हैं। प्लस माइनस इसका मीनिंग बैटरी, और ये है रेजिस्टेंस R4, इसको हम नाम देते R2, सॉरी यहाँ R3 आएगा, यहाँ R4 ले लेते। करंट यहाँ ऑपोजिट में आ रहा है I4। देखो काफी बार करंट दिया होगा और काफी बार आपको अपने सोच के लिखना होगा। अभी मैंने करंट ड्रॉ कर दिया है क्योंकि हम इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इनिशियली है अभी, अदरवाइज सब कुछ कंफ्यूजन हो गया। ओके, इस टाइप की कुछ सर्किट दी है, आपको अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फर्स्ट काम क्या करना था बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या था, कोई लूप को एज्यूम करना है। यहाँ तो हमारे पास एक ही लूप है, तो कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है, बहुत बड़ी सर्किट नहीं ड्रॉ की है इसलिए। दूसरा काम क्या था, करंट की डायरेक्शन, तो वो ऑलरेडी अभी यहाँ दी है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड अभी मैंने पोस्टपोन रखा है, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्यान रखना, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, तो मैंने पूरा घुमा के ऐसे यहाँ ऐसे घुमाना है। ये कौन सा वो बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज घूमना है। ये आपकी डायरेक्शन है, ध्यान रखो, ये आपकी डायरेक्शन है, और यहाँ लिखी है ये जो ड्रॉ की है वो करंट की डायरेक्शन है। वापिस मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ कि यदि करंट की डायरेक्शन है और आपकी डायरेक्शन सेम है तो -IR, अपोजिट है तो बोलो चलो +I, पॉजिटिव, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो +IR। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो +E, और पॉजिटिव टर्मिनल आपके रास्ते में मिल रहा है तो -E। ये क्लियर है, पक्का? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ए से ध्यान रखना, ये एक दो सम के अंदर इतना घुस जाओ ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, अदरवाइज ऐसा होगा ये एक बार माइंड में नहीं घुसेगा ना तो वापिस आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, मैं कितने भी लेक्चर ले लूं, नहीं समझ में आएगा। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इनिशियली। ए से स्टार्ट करते हैं, ऐसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो I1, अब देखो आपको बैटरी लेनी है और या वोल्ट कर सॉरी रेजिस्टेंस लेना है। दो ही कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज होगा, या तो बैटरी में और या फिर रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में करंट I पास होगा तो क्या होगा बोलो चलो, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, ये रेजिस्टेंस में डायरेक्शन क्या है, सेम है कि ऑपोजिट है, ये मेरी डायरेक्शन, ये मेरी डायरेक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। करंट से ध्यान रखो, रेजिस्टेंस में से पास हुआ, सेम डायरेक्शन है, मेरी ये डायरेक्शन है। मैंने अब देखो यहाँ ऐसे भी ऑपोजिट भी ले सकते हो, ऐसे टेंशन मत लो, आप अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। आप बोले कि सर क्लॉकवाइज लेनी है कि एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, वो कैसे पता चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा। आप उल्टा भी लो तो भी आंसर सेम होगा और ऐसे लो तो भी आंसर मैच होगा। ओके, उसके इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और करंट भी आपने यदि समझ लो कि करंट आपने यहाँ इस डायरेक्शन में लेना था और ऑपोजिट ले लिया भूल से, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि जनरली आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। खास यदि आपने रॉन्ग लिया होगा तो खाली माइनस में आएगा। ओके, वो आप देखते हैं आगे वाले सम में, अभी तो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे -I1 R1, रेजिस्टेंस में से पास हुआ। अब बोलो चलो नेगेटिव टर्मिनल है तो क्या आएगा, -E की +1E, +E1। अब यहाँ करंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्शन ये है, ध्यान रखना, मैं ऐसे जा रहा हूँ, हम ऐसे जा रहे हैं। +I1 +I2 R2,
क्यों? मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ मैंने देखा था कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस आता है। तो करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2। चलो नेक्स्ट। -E2 वेरी गुड, -E2। नेक्स्ट R3 है ये, और करंट है I3। -R3I3 वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मेरी डायरेक्शन एक देखो ऐसे है, मैं तो ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा था, और करंट भी देखो यहाँ ऐसे आ रहा है ऐसे, तो सेम डायरेक्शन में, इसलिए -I3R3। क्लियर है? चलो R4 में प्लस I4R4 क्योंकि मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ये वाला सिचुएशन तो प्लस होता है, +I4R4। R5 में प्लस R5 किसी को कोई डाउट? अप्लाई करना समझ में आ गया No, सभी sir. को? Yes, sir. क्लियर ना? अब ये चीज हुई, अब आपने I = 0 लगा दिया। क्यों 0 यहाँ लगाया? आपको पता है कि टोटल वोल्टेज Conservation. क्लोज लूप ले लेते होगा। हैं। हम जहां से Yes. निकले थे ए से निकले, अब यहाँ ए पे पहुंच जाएंगे तो टोटल वोल्टेज तो 0 ही हो जाएगा। जो यहाँ या तो जो देखो क्या हुआ, रेजिस्टेंस में काफी बार ऐड होता है या माइनस होता है, वोल्टेज एडिशन होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जितना ऐड होगा उतना ही सबस्ट्रैक्ट होगा, इसी हिसाब से टोटल वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। ओके, इससे मैं पूरा लो आपको समझा रहा हूँ, अभी मैंने आपको लो समझा ही नहीं है, ऐसे समझ लो। अब यहां से हम ऐसा निकाले तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, -I1R1। यार क्या हो रहा है ये, एक मिनट हो, ऑटोमेटिक इरेज हो रहा है पूरा। ये आप में से कोई नहीं कर रहा है ना यार कोई? सर हम कैसे कर सकते हैं? तो यार यहाँ चलो कोई बात नहीं, -I1R1 +I2R, अरे यार वापिस चला जाएगा, एक मिनट हो, +I2, एक मिनट हो बेटा, मैं फिर से जस्ट 1 मिनट में फिर से टेबलेट निकाल के ऐड कर रहा हूँ। अभी तो 2 महीने निकालने, यार टेबलेट बिगड़ गया पूरा। -I1R1, अरे यार કન્સિડર કરી લેશું ચાલશે અત્યારે. હા વાંધો, પણ પછી મજા નહીં આવે એવું થશે. ઓકે, -I1R1 આ રીતે થશે તો -I1R1, અરે યાર ત્રાસ છે, -I1R1 +I2R2, અને પછી આ લેશું આપણે માઇનસ, યાર એક મિનિટ હો, જસ્ટ 1 મિનિટ, કે કન્સિડર કરવા મજા નહીં આવે આપણને. ચલો, -I1R1 क्या हो रहा है इसको भी चलो आप अपने हिसाब से यहाँ अभी ऐसे सोच लो कि -I1R1 -I2R2 और -I3R3 +I4R4 +I5R5। एक साइड हम सारे I1R1 लिख लेते हैं। अभी जो इरेज हुए ना आप कंसीडर कर लेना पूरा। ओके, तो एक साइड पूरा I1R1, एक साइड अरे यार R4 और R3 ऐसे वैल्यू है, और एक साइड है E1 और -E2। ओके, आप ऐसे समझ लो एक साइड सारे I1R1 है और एक साइड है I2, एक साइड है E1 E2। तो ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा IR लेफ्ट साइड इज इक्वल टू सिग्मा E। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बेटा समझाने में, ये शायद अच्छे से चलता तो मैं समझा देता। चलो एक मिनट में फिर से शेयरिंग कर रहा हूँ। ओके,
देखो तो आ रहा है शेयरिंग का ऑप्शन में, ये दिख रहा है। सब बराबर आ रहा है। हाँ क्लियर ना? ओके यस सर। ओके, तो इज इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, E1 प्लस माइनस E2। क्लियर? एक साइड हमने I1 R1 लिख दिया और एक साइड E1 E2 लिख दिया, तो ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा IR और इज इक्वल्स टू यहाँ सिग्मा E लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो उसको हम एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं रीड कभी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पेन अच्छे से चल नहीं रही है, लेकिन आप पैम्पलेट में बाद में देख लेना। एक तो स्टेटमेंट हमने लिया था, कौन सा स्टेटमेंट था इस ये किर्चॉफ वोल्टेज लॉ में? आगे देखो, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ में फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये रहा कि एल्जेब्रिक सम of the change in the potential around the closed loop is zero। तो वो तो था ही कि सिग्मा v इज इक्वल टू 0। अब काफी बार ये दूसरा स्टेटमेंट बी काफी बार हम यूज करते हैं आफ्टर, तो उसका एक सेकंड फॉर्म में ये लो है, ओके वही लो है, लेकिन उसका दूसरे स्टेटमेंट है कि ध्यान रखना कि फॉर एनी क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज्ड लूप हो उसके अंदर एल्जेब्रिक सम ऑफ द, एल्जेब्रिक सम यानी कि सिग्मा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस is equals to the algebraic sum of the EMF of the battery। clear? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, algebraic sum of the any closed circuit, algebraic sum for any closed circuit, algebraic sum of the current and resistance product of the current and resistance is equals to the algebraic sum of the EMF applied in the सर्किट। ओके, तो उसका एक स्टेटमेंट है दूसरे फॉर्म में, कहीं साइड टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने पैम्पलेट के अंदर डाल दिया है। ओके, यूज हो सकता है। चलो इसमें डाउट है किसी को वोल्टेज लो में? नो सर। नो पक्का सर। किसी को डाउट नहीं है? तो न्यूमेरिकल लू ना? Yes, sir. यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल लूंगा और बाद में थोड़ा सा हाई लूंगा। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा ये लो क्या है एक्चुअल में। तो अभी मैंने आगे बताया था इस टाइप की सिंपल सर्किट पहले ले, वैसे एग्जाम में इतनी सिंपल आएगी नहीं, ये तो जस्ट स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं। ये सारे 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, बैटरी है 4 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट। ओके, सो फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड क्या करना है आपको? करंट फाइंड करना। यहां से समझ लो कि ए पॉइंट से हम स्टार्ट करें। ओके, करंट कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कहाँ कौन से डायरेक्शन, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। देखो मैंने अपने हिसाब से ऐसे लिया कि मैं जनरली ऐसे एज्यूम करता हूँ कि सबसे बड़ी बैटरी 10 वोल्ट है तो करंट ऐसे पास हो रहा है, समझ लो। समझ में आ रहा है? और सिंगल लूप है, इसमें दूसरा तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो करंट की डायरेक्शन क्लियर हुई। फर्स्ट मैंने काम किया लूप, तो सिंगल लूप था, तो इसलिए कोई एज्यूम करना नहीं है। दूसरा काम था करंट की डायरेक्शन दिखाना, तो अपने हिसाब से मैंने ये करंट की डायरेक्शन समझा दी कि एग्जैक्टली ये बड़ा सा 10 वोल्ट था, इसलिए यहाँ से आप यदि आपने भूल की होगी और भूल से समझ लो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट में ली होगी ना, तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, तो इतना एक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब मैं करूंगा कोई भी एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन, मैं खुद की पथ की डायरेक्शन, तो ए से मैं स्टार्ट करता हूँ, ए से, और वापिस ए पे ऐसे पहुंचता हूँ क्लॉकवाइज से। तो बोलो चलो फटाफट ध्यान दो, करंट मुझे पता नहीं है, मैंने ले लिया आई, करंट मैंने ले लिया, करंट की डायरेक्शन यहाँ है, ऐसे ध्यान रखना, ये करंट की डायरेक्शन है जो डार्क की है वो करंट मैंने ले लिया आई, सभी में से आई आई पास हो रहा है। ओके, तो बोलो चलो फटाफट, ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, क्या होगा, करंट आई और रेजिस्टेंस है 1, सेम की ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट तो क्या होगा, आई आर, आई की वैल्यू आई प्लस और आर की वैल्यू 1 प्लस आई इंटू 1। क्लियर? यस सर। चलो सेकंड 2 ohms में क्या होगा, 2i। वेरी गुड, 2i। 10 वोल्ट में
प्लस सी 10 वोल्ट में? प्लस सी। नहीं 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 यार, कहाँ से ये आएगा? प्लस नहीं माइनस सी आएगा। माइनस सी मैंने तो बताया था माइनस, सॉरी सर। बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल हो तो माइनस ई, और ई नहीं है, यहाँ 10 वोल्ट है। ओके, वो तो ई तो जस्ट आपने वैल्यू के बिना लिया था। ओके, यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ लिखना है आपको -10। क्लियर? चलो सर, यहाँ करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ है। करंट नहीं देखना है उसमें, बैटरी के अंदर तो हमारे पथ की डायरेक्शन, करंट खाली रेजिस्टेंस में ही देखना होता है। ओके ओके ओके, हम बैटरी के अंदर तो हमारी खुद की डायरेक्शन देखनी है कि हम जहां से पास ओके। हो रहे थे, हमने ऐसे निकला, हम यहाँ से स्टार्ट हुए तो कौन सा टर्मिनल निकला? तो पॉजिटिव टर्मिनल, तो लिख लिया -10। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ 1 ohms के अंदर क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन है, मैं ऐसे घूम रहा हूँ प्लस आई। प्लस आई तो प्लस प्लस आई। आई। आई, चलो बाद में यहाँ पहुंचे 4 वोल्ट पे बैटरी पे। -4 अरे यार क्या सॉरी कर रहे हो? +4 ऐसे हवा में गोलीबार ना करो, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल आए तो पॉजिटिव कर दो, और पॉजिटिव टर्मिनल आए तो वैल्यू नेगेटिव कर दो। यहाँ कौन सा टर्मिनल आया? देखो, नेगेटिव टर्मिनल है कि नहीं? नेगेटिव टर्मिनल है तो मैंने बोला था ऑपोजिट, तो +4 सॉरी। ओके, चलो बाद में 2 ohms में क्या आएगा? प्लस प्लस 2 आई। प्लस 2 आई 2i इज इक्वल टू 0। 0 ओके, आई कितना हुआ देखो? 6 6i। वोल्टेज -6 -6। इज इक्वल टू 0 6i इज इक्वल टू 6, तो i इज इक्वल टू 1। क्लियर? यस क्लियर कि नहीं? यस सर। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। अभी आप देखो, इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगी ना तो आप बोलोगे सर ये सर्किट है कि ये वो आप बोलो ना कि उत्तरायण के अंदर नहीं वो गुचड़ू થઈ જતું હોય છે દોરીનું, એવી સર્કિટ હશે કે 10 જ નહીં સૂજે કે ક્યાંથી કઈ વાયર ક્યાંથી પાસ થાય છે। चलो दूसरा सर्किट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लूं सर्किट के अंदर, पहले ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में हम सॉल्व करते हैं। समझ में तो आ रहा है कि नहीं? यस Yes, यस sir. सर, आ रहा है। यस सर। ना आए तो बोल देना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि एक बार नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप खुद घर पे कुछ भी कर लो तो नहीं समझ में आएगा। जो भी समझ में आएगा वो लेक्चर में ही आएगा, बाद में नहीं आएगा। कुछ खुद से नहीं कर पाओगे, ऐसा चैप्टर है थोड़ा। वन ओम, 2 ohm, 9 वोल्ट, 3 ohm, 3 ohm और 6 वोल्ट। चलो अब देखो, अभी तक हम क्या करते थे कि ऐसे सर्किट होती थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से वोल्टेज फाइंड कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि उसमें बैटरी नहीं थी। यहाँ सिंगल बैटरी नहीं, यहाँ 3-4 बैटरी होती है, और कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में पता चलता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ किरचॉफ का लॉ यूज करेंगे। ओके, अब ध्यान देना, एक चीज माइंड में डाल देना, जब भी आप करंट लो, अभी तो मैंने ऊपर वाली जो सर्किट थी उसमें सिंगल लूप था, એટલે सिंगल वेरिएबल में आंसर आया। अब यहाँ 2 लूप है तो 2 वेरिएबल में आंसर आएगा। 3 लूप का लेना होगा तो 3 वेरिएबल हो गए, जैसे I1, I2 और I3। तब आपके लिए थोड़ा मैथमेटिकल सोल्व करना टफ हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स काम करो कि फर्स्ट थिंग्स ये याद रखो कि कम से कम वेरिएबल आए ना, ऐसा ट्राई करो सर्किट के अंदर। जैसे देखते हैं कि जैसे समझ लो सर्किट के अंदर करंट फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है करंट इन 1 ohm रेजिस्टेंस। 1 ohm कहाँ है? यहाँ से करंट फाइंड करना, करंट इन 1 ohm रेजिस्टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब देखो, सबसे बड़ा बैटरी कौन से 9 वोल्ट की है, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ से I जितना करंट पास हो रहा है, कितना I। अब यहाँ से और यहाँ से करंट डिवाइड होगा तो क्या लेंगे, बोलो, चलो कौन बोलेगा? अब यहाँ से कितना पास होगा, यहाँ से कितना पास होगा तो पता नहीं है, तो हम ले लेते I1 और यहाँ ले लेते I2। क्लियर?
तो यहाँ ये जो लूप है उसमें I1 करंट पास होगा और यहाँ I2 पास होगा, ये I1 है। और वापिस यहाँ कितना होगा बोलो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आई सिंपल चीज है, आई कैसे पता चला कि जो करंट यहाँ से Yes, sir. निकला था, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो यहाँ से घूमते 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 वापिस यहाँ I1 पहुंचा और यहाँ I2 था, और ये I1 और ये I2 है वो मिलके वापस क्या हो जाए, क्योंकि I इज इक्वल टू I1 एंड I2 डिवाइड हुआ था, तो I2 प्लस I1 इज इक्वल टू सिंपल चीज I ही होगा। क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आएगा सभी को? थोड़ी सर्किट छोटी बनी इसलिए थोड़ा नजदीक नजदीक वैल्यू आ गई, लेकिन क्लियर है कि नहीं कि बड़ी सर्किट बना दूं? Yes, sir. क्लियर है Clear. सर। ओके, सो अब किरचॉफ का लॉ लगा देते हैं। चलो पहले लॉ लगाते हैं इस लूप के अंदर, हम क्लॉकवाइज जाते इस पॉइंट से, ओ से। चलो स्टार्ट करो, नाम देना हो तो दे देते। चलो ए बी सी डी ओ और पी। हम फर्स्ट लूप लेते ओ बी सी पी, ओ टू बी, बी टू सी, सी टू पी। ओके, क्लॉकवाइज। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। चलो चलो स्टार्ट करो। करंट आई है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, प्लस 2 आई। ऑपोजिट डायरेक्शन में 2i, वेरी गुड। बाद में यहाँ पहुंचे -9 वेरी गुड, -9। बाद में यहाँ पहुंचे, अब -9 ये वो तो आ गया -9, आगे आगे 3 ohms के अंदर +3 I. प्लस 3 प्लस 3 आई। 3i। बाद में +1 I. यहां से अब देखो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो +1 I2। ध्यान रखो यहाँ जो करंट है वो I2 है, I तो यहाँ था, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक I था, देखो करंट, और यहाँ ये जो लाइन है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर करंट कितना पास हो रहा है, I2। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ I2 करंट है, तो I2 इंटू 1, तो 1 I2। क्लियर है? Yes, sir. એક તો આ યાર ઓનલાઈન છે ને ભણાવવામાં તકલીફ પડે છે એક તો, ઓકે, એક તો બોર્ડ વગર છે ને લાઈવ હોય તો તમને एकदम मस्त રીતે સમજાઈ શકું। सो चलो कोई बात नहीं, वैल्यू ले लेते 2i एंड 3i, 5i, 2-3 सम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। I2 इज इक्वल टू 9, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ओके, एक इक्वेशन मिला मुझे, मैंने देखा था, मैंने बताया था कि 2 करंट, 2 लूप है तो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन मिलेगी आपको। अब यहाँ से लूप ले, चलो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। चलो ओके, आप भी ऐसा सोचो कि कैसा जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज में ले लेते A2 D2 P2 O। ध्यान रखना आ खींचड़ो થઈ ગયો છે, अरे यार, चलो A2 D2 P2 O, 2A वापिस A। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लो लगाओ। चलो स्टार्ट करो। चलो ए से I1 है वो, यहाँ ध्यान रखना, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, ये जो थी वो करंट है, मेरी डायरेक्शन कौन सी है, ऐसे करंट ऐसे पास हो रहा है। बोलो चलो जल्दी, क्या होगा? -3i. एक मिनट -3i. वेरी गुड, -3i1। वापिस यहाँ P से O, बोलो चलो, बोलो, ये I2 था, P2O में +1 1 I2 ohms में प्लस आई +1 I2. +1 I2 राइट है, तो I2 भी लिख सकते हैं। चलो वापिस O2A यानी कि 6 वोल्ट में क्या आएगा? +6. वेरी गुड, +6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना? क्लियर अब तो? Yes, sir. ओके, अब ले लेते, अब देखो I5i प्लस I2 इज इक्वल टू 9 था। अब हमने देखा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था कि नहीं? देखो यहाँ हमने डिवाइड किया
टोटल करंट I था वो I1 एंड I2 में कट हुआ, I1 एंड I2 में। तो ऐसे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यदि लिख सकता हूँ तो आप बोलो। यस सर। तो यहाँ I की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2। तो 5I1 प्लस 5I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 9 प्लस I2 इज इक्वल टू 9। सो 5 और 5I1 प्लस 5I2 प्लस I2 6I2 इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन ये और ये एक इक्वेशन था। 10th स्टैंडर्ड याद करो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा मैथमेटिकल पूरा। यस सर। एक बार Yes, करा दूं, एक sir. बार करा दूं। नो सर, होमवर्क में कर देंगे। ओके वेरी गुड, होमवर्क में कर देना। मैं खाली वैल्यू का आंसर लिख देता हूँ I1 और I2 का। I1 आ रहा है कुछ -0.13 एम्पियर। आप बोले सर माइनस कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ बाद में। आप अपने हिसाब से करना, ऐसा जरूर नहीं है कि माइनस, क्योंकि ये तो मैंने पैम्पलेट में किया है ना वो, क्योंकि पैम्पलेट में अलग डायरेक्शन ली होती है, यहाँ अभी समझाने में भी अलग डायरेक्शन शायद ली होगी, तो शायद प्लस भी आपका आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। और I2 की वैल्यू I2 इज इक्वल्स टू, ओके I2 तो नहीं है, I1 ही लिखना था ना खाली। तो 0.13 एम्पियर आ रहा है। यदि आपको आंसर में माइनस आए, ना भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, और यदि आए तो ऐसे नीचे लिख देना है माइनस इंडिकेट दैट द, माइनस का मीनिंग क्या हुआ पता है आपको? माइनस 0. माइनस आया आंसर I1, इसका मीनिंग क्या हुआ पता है आपको? सेम डायरेक्शन। नहीं नहीं नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन। Same ऑपोजिट direction, डायरेक्शन, sir. हमने जो एज्यूम किया था उससे ऑपोजिट। हमने जो एज्यूम किया था कि करंट जो है I2 O2P पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में करंट कहाँ पास हो रहा है? उल्टा, P2O पास हो रहा है। क्लियर? यस सर। ओके, तो जब आंसर में माइनस आए ना, तो इसका मीनिंग मैंने तो वही तो बताया था कि आप यदि गलती भी कर लोगे ना, तो ये टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? आंसर माइनस में आएगा। नीचे लिख देना है कि भाई माइनस साइन इंडिकेटेड that we assume the wrong directions of the current in 1 ohm, so the actual direction of the current is P2O. clear? तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.